वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर क्लासेस फलुआ। हम लोग को आज पढ़ना है क्या, वेग और चाल। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इससे पहले भी हम लोग वेग के बारे में पढ़ चुके हैं, चाल भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। तब यहाँ पे थोड़ा सा वेग का डेफिनेशन जो होता है मेन, वह क्या होता है देख लेते हैं, ठीक है। अगर वेग क्या है तो कहेंगे किसी गतिमान वस्तु का वेग इकाई समय में वस्तु का विस्थापन। बात समझ रहे हैं? यानी इकाई मतलब क्या होता है, एक। इकाई मतलब क्या होता है, एक होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इकाई का मतलब हो गया 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 घंटा। तो इकाई का मतलब ये हो गया समय है, तब जो भी मात्रक लगा ले। समय है तो सेकेंड लगा सकते हैं, घंटा लगा सकते हैं या मिनट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी गतिमान वस्तु कैसा होना चाहिए, गतिमान होना चाहिए, गति में रहना चाहिए। तो वही कह रहा है कि किसी गतिमान वस्तु का वेग इकाई समय में वस्तु का क्या है, विस्थापन। अर्थात वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय। अगर हम बात करें समय अंतराल क्या हो, टी। मान लो कोई वस्तु है गति कर रहा है, ठीक है। तो उसको गति करने में समय कितना लगा है, टी, मतलब 30 सेकंड लग रहा है। और जो वस्तु द्वारा विस्थापित हो रहा है वह विस्थापन कितना हो रहा है, एस हो रहा है। तो यहाँ पर उसका जो वेग का परिमाण होगा तो v बराबर क्या हो जाएगा, एस बाई टी। यानी कि v के हम क्या कह दिए, वेग कह दिए, और एस को क्या कह दिए, विस्थापन, और समय को क्या कह दिए, टी। तो v बराबर कितना हो गया, एस बाई टी। बात समझ आया ना। यानी ये इसी को थोड़ा सा ऐसे मतलब वर्ड में भी लिखा जा सकता है कि v बराबर क्या होता है, एस बाई टी। हम लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, पढ़ा ना। अब देखो यहाँ पे जो वेग जो होता है, अब यहाँ पे उसमें उसके दोनों के बारे में दिया गया है। कह रहा है कि चाल सिर्फ बताती है कि वस्तु कितनी तेज चल रही है। कौन बताता है, चाल से हमें क्या पता चलता है कि वस्तु का रफ्तार पता चलता है कि वह कितना तेजी से चल रहा है। कोई वस्तु बात समझ रहे ना, चल रही है, और इसमें दिशा का ख्याल नहीं किया जाता है। यानी कि इसमें दिशा जो होता है वह निश्चित नहीं होता है कि किस दिशा में वस्तु गति कर रही है। बात समझ रहे हैं? सिर्फ यही इसमें देखा जाता है कि कितना रफ्तार से वस्तु गति कर रही है, किस दिशा में जा रही है इससे कुछ लेना देना नहीं रहता इसमें, ठीक है। अब देख लो, कर चाल वेग का सिर्फ परिमाण होता है, यानी कि जो चाल होता है उसका क्या होता है, सिर्फ परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। तो इस नजरिए से अगर हम देखें तो चाल के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि चाल में क्या होता है, केवल परिमाण होता है। क्या होता है, केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। तो जब हम जानते हैं कि जिस राशि में केवल परिमाण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं ना, पढ़ चुके हम लोग। ये क्या होता है, अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उसे क्या कहा जाता है, सदिश राशि कहा जाता है। बात समझ में आया? तो चाल में सिर्फ क्या होता है, केवल परिमाण होता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि चाल क्या है, एक अदिश राशि, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चाल और वेग में अंतर, यानी कि चाल और वेग में क्या अंतर है इसको देखा जाए यहाँ पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, पहला पॉइंट दिया है, कह रहा कि चाल इकाई समय में चली गई दूरी है। चाल क्या है, इकाई समय में चली गई दूरी। इकाई मतलब क्या होता है, अभी बताया ना, इकाई मतलब क्या होता है, एक। यानी कि 1 मिनट में कह दे, 1 घंटा में कह दे, 1 सेकेंड में, उतना द्वारा जो चली गई दूरी है उसी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। कि चाल कह रहा है चाल इकाई समय में चली गई दूरी है, जिसमें फिर वही बात आ रहा है, जिसमें गति की दिशा का जिक्र नहीं किया जाता है। यानी इसमें दिशा का वर्णन नहीं किया जाता है, किसमें, चाल में। बात समझ रहे ना। तो चाल में क्या देखा जाता है, सिर्फ परिमाण देखा जाता है, इसमें गति के बारे में, दिशा के बारे में कुछ वर्णन नहीं किया जाता है। बात समझ रहे ना। अतः चाल को सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है, और यह कैसा राशि है, अदिश राशि है। बात समझ में आया? तो चाल में क्या, चाल के बारे में यहाँ पर 3 गो पॉइंट क्लियर हो रहा है। क्या कर रहा है कि चाल इकाई समय में चली गई दूरी है, जिसमें क्या होता है, दिशा का जिक्र नहीं होता है, और जो चाल है उसमें क्या होता है, केवल परिमाण होता है, और चाल क्या है, एक अदिश राशि। बात क्लियर हुआ? अब चल आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जबकि वेग के बारे में देख लेते हैं। कह रहा है वेग बताई गई दिशा में इकाई समय में चली गई दूरी है।
बात समझ ना। इसके यानी बेग का कहने का मतलब हो गया कि बेग में दिशा होता है, ठीक है, यानी कि इसमें दिशा का निर्धारण होता है कि किस दिशा में जाना है। तो वही कह रहा है कि बेग बताई गई दिशा में, यानी कि इसमें दिशा दिया जाता है कि दक्षिण दिशा में जाना है, उत्तर दिशा में जाना है या पश्चिम दिशा, यानी इसमें दिशा दिया रहता है। तो बताई गई दिशा में इकाई समय, बताए ना इकाई समय के बारे में, चली गई क्या है, दूरी है। अतः बेग में क्या होता है, यानी कि बेग को परिमाण और दिशा दोनों होता है। बात समझ रहा है, यानी कि बेग में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। और बेग क्या है, सदिश राशि। हम जानते हैं कि जिस राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। आ रहा समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आगे देखते हैं, कह रहा कि चाल में, अब दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि चाल में परिवर्तन सिर्फ उसमें यानी उसके परिमाण में परिवर्तन से संभव है। बात समझ रहे हो, यानी कि चाल में कब परिवर्तन होगा, जब उसके परिमाण में परिवर्तन होगा तो कह सकते हैं कि उसके चाल में भी क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। लेकिन बेग यानी कि जबकि क्या कर रहा है, बेग में देख लेते हैं, कह रहा बेग में परिवर्तन उसके परिमाण में, उसकी दिशा में या परिमाण और दिशा दोनों में परिवर्तन से हो सकता है। बात समझ रहा, यानी कह रहा है कि चाल में परिवर्तन सिर्फ उसके परिमाण में परिवर्तन से संभव है, जबकि बेग में परिवर्तन उसके परिमाण में, उसकी दिशा में या परिमाण या दिशा दोनों में परिवर्तन से हो सकता है। यानी इसे कहने का मतलब ये है कि बेग में परिवर्तन कब हो सकता है, बेग में परिवर्तन उसका सिर्फ परिमाण बदलेगा तो भी परिवर्तन हो सकता है, दिशा बदलेगा तो भी परिवर्तन हो सकता है, या परिमाण और दिशा दोनों बदलेगा तो भी उसमें क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। किसमें, बेग में, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, कह कि अचर बेग में अचर चाल अंतर्निहित है। बस है ना, यानी कि अचर बेग में अचर चाल अंतर्निहित है, जबकि अचर चाल में अचर बेग अंतर्निहित नहीं है। इसमें तो कुछ समझाने वाला ना है, तो समझ में आ गया होगा। यानी कि अचर बेग है उसमें अचर चाल है, लेकिन अचर चाल में अचर बेग नहीं है। बात समझा ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्या, त्वरण, जिसके एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो त्वरण क्या है इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो कह रहा है कि जब किसी वस्तु का वेग बदल रहा है तो कहा जाता है कि वस्तु त्वरित हो रही है। किसी वस्तु में त्वरण कब उत्पन्न होता है, जब उसका वेग बदलता है, यानी कि उसके वेग में परिवर्तन होता है, तो वस्तु में भी क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। बात हो जाए ना, यानी कहने का मतलब है जब किसी वस्तु का वेग बदल रहा है, यानी कि उसके वस्तु के वेग में क्या हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। बात समझे। अब यहाँ पर त्वरण का डिफिनेशन देख लेते हैं, ये इसका मेन डिफिनेशन है। कहते हैं समय के साथ वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहते हैं। बात समझे, यानी कि समय के साथ वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। बात समझ रहे ना, यानी कि समय के साथ, यानी उसके वेग में जो परिवर्तन होगा, यानी कि समय के साथ बात हो रहा है, ठीक है, यानी कि समय के अनुसार उसके वेग में जो परिवर्तन होगा उन्हीं परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ से, त्वरण धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है। कब, तो धनात्मक कब होगा ये देख लीजिए। करें त्वरण धनात्मक माना जाता है यदि वेग बढ़ रहा होता है, यानी कि जब वेग बढ़ेगा क्या होगा, वेग बढ़ेगा तो वहां पर जो त्वरण का मान होगा वह कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो वेग बढ़ सकता है या घट सकता है, दोनों काम हो सकता है। तो जब बढ़ रहा है तो धनात्मक है, तो इसका अपोजिट चल जाओ, जब घटेगा तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो वही कह रहा है कि त्वरण धनात्मक माना जाता है यदि वेग बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो जब वेग बढ़ेगा तो त्वरण कैसा होगा, धनात्मक होगा, और त्वरण ऋणात्मक माना जाता है यदि वेग क्या हो रहा हो, घट रहा है। तो जब वेग घटेगा, बात समझ रहे हैं, जब वेग घटेगा तो त्वरण का मान कैसा माना जाएगा, ऋणात्मक माना जाएगा। और वही कह रहा है कि ऋणात्मक त्वरण को अवत्वरण या मंदन भी कहा जाता है। बात समझ में आया। चलो इसके आगे देखते हैं। कह रहा है कि यदि T1 से T2 के बीच समय अंतराल में, ठीक है, वेग V1 से बदलकर कितना हो जाता है, V2 हो जाए, तो वेग में परिवर्तन V2 माइनस क्या हो जाएगा, V1। बात समझ। जैसे कि मान लेते हैं कोई वस्तु है,
जो पहले समय में चला है उसका T1 मान लिया गया, और जहाँ पर उसका वेग खत्म हुआ उसको क्या मान लिया गया, T2 मान लिया गया। ठीक है, और जब गति स्टार्ट किया तो उसको V1 मान लेते हैं, और जहाँ गति संपन्न हुआ खत्म हुआ उसको क्या मान लिए, V2। तो परिवर्तन का दर क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 हो जाएगा। और समय अंतराल में परिवर्तन का दर कितना है, T2 माइनस कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो वही कह रहा है कि यदि T1 से T2 के बीच, यानी कि यहाँ से यहाँ तक समय अंतराल दिया गया है, इसके बीच अगर वेग हमारा कितना है, V1 है, और ये बदल कर कितना आ जाता है, V2 हो जाएगा, तो वेग में परिवर्तन क्या होता है, V2 माइनस V1, और समय अंतराल कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1 के अनुपात को हम क्या कहते हैं, इस समय अंतराल में औसत त्वरण कहा जाता है। यानी इसको हम A से सूचित करते हैं, किसको, औसत त्वरण A कहा जाता है, और औसत त्वरण को हम किससे सूचित करते हैं, A से सूचित करते हैं। तो कह सकते हैं ये क्या है, V2 माइनस V1, अब बटा कितना आ जाएगा, T2 माइनस T1। बात समझ आया? अब देख लेते हैं, औसत त्वरण की दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा में होती है। यानी कि वेग में जिस प्रकार वेग में दिशा परिवर्तन होगा, उसी प्रकार औसत त्वरण में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। अतः त्वरण को परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। देख लो यहाँ पे त्वरण में क्या क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्वरण भी क्या है, एक सदिश राशि है। यानी कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होगा उसको हम क्या कहेंगे, सदिश राशि है। तो त्वरण कौन सा राशि है, त्वरण भी क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।